अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये 8th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा और मेरा ईमेल आईडी भी आपको मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई नजर आ रही है। नीचे उसके दोनों पार्ट्स भी मेंशन नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम इसके फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो आइए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द इक्वेशन ऑफ अ फंक्शन इज y इज इक्वल टू 4x प्लस 5। पहले यहां तक समझ लेते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि एक फंक्शन की जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू 4x प्लस 5, यानी y इज इक्वल टू 4x प्लस 5 को किसी फंक्शन की इक्वेशन कहा गया है। तो अब जरूरी बात यह है कि हमें पहले यह मालूम हो कि फंक्शन होता क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, किन इक्वेशंस को हम कह सकते हैं कि ये किसी फंक्शन की इक्वेशन है या ये किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, और किन इक्वेशंस को हम कहा करेंगे कि ये किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती, यानी किसी फंक्शन की इक्वेशन के तौर पे कंसीडर नहीं की जा सकती। तो इन तमाम चीजों का आंसर तभी आपको मालूम होगा जब आपको ये पता होगा कि फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है, फंक्शन का मतलब क्या होता है। तो इसलिए हम इसी इक्वेशन की मदद लेंगे जो मैं पहले से यहां पे बताई गई है, किसी फंक्शन की इक्वेशन है, और इससे फंक्शन की डेफिनेशन को समझेंगे। तो आइए मैं इस इक्वेशन को नीचे लिखने लगा हूं, आप इसको देखिएगा, अच्छे समझिएगा। तो ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4x प्लस 5। तो हम इसको इक्वेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं 4x प्लस 5 और y के दरमियान इक्वेलिटी का सिंबल है। जब भी दो एक्सप्रेशंस के दरमियान इक्वेलिटी का सिंबल हो, या आप कह लें कोई भी दो चीजों के दरमियान इक्वेलिटी का सिंबल हो, हम जनरली उसको इक्वेशन ही बोलते हैं। अब इस इक्वेशन में दो वेरिएबल यूज हुए हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखें 4 के साथ एक वेरिएबल आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है x, और बिल्कुल लेफ्ट साइड पे एक वेरिएबल लिखा हुआ नजर आ रहा है y। तो जब भी आप फंक्शन की डेफिनेशन को समझ रहे होंगे तो वहां पर ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये मालूम हो कि ये जो x वेरिएबल है ना, ये आपकी इनपुट वैल्यूज को शो करता है, यानी वो वैल्यूज जो आप इस फंक्शन में पुट करेंगे या आप कह लें इस इक्वेशन में पुट करेंगे, उन तमाम वैल्यूज को x के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, या आप यूं भी कह लें कि आपकी इनपुट वैल्यूज को x के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। जाहिर बात है जब आप x की जगह पे कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर के तौर पे भी कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो y की वैल्यू होगी, और y की जो वैल्यूज होती हैं वो एज अ आउटपुट कंसिडर की जा रही होती है। तो y बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपकी आउटपुट वाली वैल्यूज को। तो पहले इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई कि कुछ वैल्यूज वो हैं जो आप अपनी इक्वेशन में पुट किया करेंगे, और कुछ वैल्यूज वो हैं जो आपको आंसर के तौर पे मिला करेंगी। और जो वैल्यूज आप खुद से इनपुट करेंगे, खुद से पुट करेंगे, उनको x के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा, और जो वैल्यूज आपको उन वैल्यूज को पुट करने के बाद आंसर के तौर पे मिलेगी उनको y के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब फंक्शन की डेफिनेशन क्या हुई? तो फंक्शन हम बोलते हैं इन्हीं दो वेरिएबल x और y के ऐसे रिलेशनशिप को कि जब आप कोई x की एक वैल्यू पुट करें अपनी इक्वेशन में, जिसको आप फंक्शन कहेंगे बाद में, कि जब भी आप कोई x की एक वैल्यू पुट करें तो आपको आंसर के तौर पे y की भी सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू मिले। तो एक इनपुट करने पर एक आउटपुट का मिलना, यही कहलाता है फंक्शन। इसी रिलेशनशिप को हम बोलते हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान फंक्शन। तो जब भी आपके पास कोई भी इक्वेशन आए, आप उसमें कोई वैल्यू इनपुट करें, कोई एक वैल्यू पुट करें, और आंसर के तौर पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आपको मिले, एक ही आउटपुट वैल्यू मिले, एक ही y की वैल्यू मिले, तब आप उस इक्वेशन को कहेंगे कि भाई ये इक्वेशन तो किसी फंक्शन की इक्वेशन है। और अगर एक वैल्यू इनपुट करने पर एक से ज्यादा आउटपुट मिल जाए, एक से ज्यादा y की वैल्यूज मिल जाए, तो तब आप कहेंगे कि ये चीज फंक्शन नहीं है। तो सिंपल सा रूल हो गया, किसी भी इक्वेशन में एक इनपुट करने पर एक आउटपुट का मिलना ही उस इक्वेशन को फंक्शन बनाता है। अगर एक से ज्यादा आउटपुट मिलेंगे एक इनपुट पर, तो फिर वो चीज फंक्शन, वो इक्वेशन फंक्शन नहीं कहलाई जाएगी। तो ये हो गई फंक्शन की डेफिनेशन। तो अब ये भी याद रखना है कि जरूरी नहीं आपको हमेशा x और y ही वेरिएबल्स के तौर पे नजर आए। वेरिएबल्स की जगह पे कोई भी हो सकते हैं, यानी x और y की जगह पे कोई और z, w, t वगैरह हो सकते हैं, लेकिन उनका जो रोल होगा पीछे, जो उनका कंसेप्ट होगा, वो एज अ इनपुट और आउटपुट ही चल रहा होगा। यानी जो भी वेरिएबल होंगे उनमें से कोई एक वेरिएबल एज अ इनपुट ट्रीट किया जा रहा होगा, एक वेरिएबल को एज अ आउटपुट ट्रीट
किया जा रहा होगा, तो ये चीजें वहां पे अपनी जगह पे रहेंगी। जनरली इनपुट वाली वैल्यूज को x से डिनोट करेंगे और आउटपुट वाली वैल्यूज को y से ही डिनोट करेंगे, ये आपने याद रखना है। अब ये जो आपके पास फंक्शंस के आंसर्स होते हैं ना एक तरह के, या आप कह लें इनकी रिप्रेजेंटेशन होती है, इनकी वैल्यूज को, इनपुट और आउटपुट वैल्यूज को, वो होती है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है पहले बता चुका हूं कि आप एक राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं और सबसे पहले आप हमेशा अपनी x की वैल्यूज लिखते हैं। x की वैल्यूज का मतलब आपकी इनपुट वैल्यूज, वो वाली वैल्यूज जो आपने पुट करी अपनी इक्वेशन में, या आप कह सकते हैं भी समझने के लिए अपने फंक्शन में। तो जो वैल्यूज आप पुट कर रहे होते हैं वो आपकी x की वैल्यूज होती है, उनको सबसे पहले रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉमा के बाद वो वैल्यूज रिप्रेजेंट की जाती हैं जो आपको आंसर के तौर पे मिल रही हो, यानी आंसर के तौर पे मतलब y की वैल्यूज हो, तो वो बाद में लिखी जाती हैं। तो जब भी आपने किसी फंक्शन के प्रॉपर्ली आप कह लें सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना हो तो हम ऑर्डर्ड पेयर की मदद भी लिया करेंगे, यानी जो वैल्यूज हम इनपुट कर रहे होंगे उनको पहले लिखा करेंगे, जो वैल्यूज हमें आंसर के तौर पर मिल रही होंगी y की वैल्यूज, उनको कॉमा के बाद लिखा करेंगे। इनको ऑर्डर्ड पेयर कहा इस वजह से जाता है क्योंकि इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। आप x की जगह पर y नहीं लिख सकते, y की जगह पर x नहीं लिख सकते, पहले हमेशा x की वैल्यूज, बाद में हमेशा y की वैल्यूज। अब फंक्शन को रिप्रेजेंट डिफरेंट तरीकों से किया जाता है, इक्वेशन की फॉर्म में भी किया जाता है, जैसे आप देखें ये इक्वेशन को मैं बोल रहा हूं कि एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन की इक्वेशन है। इसके अलावा टेबल बनाकर x और y की वैल्यूज उसमें लिखकर ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और फंक्शन को हम वर्ड्स के जरिए भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये तीनों वेज अवेलेबल हैं जो कि आगे आने वाले भी हैं। तो आपको ये सारी चीज क्लियर हो गई कि फंक्शन सिंपल सा आप कह लें, आप किसी इक्वेशन को तभी फंक्शन बोलेंगे कि अगर आप एक वैल्यू इनपुट करते हैं, कोई एक वैल्यू पुट करते हैं, तो आपको आंसर के तौर पे भी एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, आउटपुट के तौर पे भी एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, तब वो इक्वेशन को हम कहेंगे कि ये फंक्शन का रोल प्ले कर रही है, ये किसी फंक्शन की आप कह लें इक्वेशन। ठीक हो गया। अब आगे रीड करते हैं, तो यहां तक क्लियर। तो अब आगे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन, तो आपसे कह रहे हैं कि y की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाएं जब फर्स्ट पार्ट में x की वैल्यू 3 हो और सेकंड पार्ट के मुताबिक जब x की वैल्यू -2 हो। तो वो आपसे जस्ट ये कह रहे हैं कि y की वैल्यू क्या होगी अगर x की वैल्यू 3 हो पहले पार्ट में, और y की वैल्यू क्या होगी फाइंड आउट करके दिखाएं जब x की वैल्यू -2 हो। तो अगर हम पहले पार्ट से स्टार्ट करें तो मैं इस इक्वेशन को वैसे दोबारा से लिख रहा हूं जो कि y इज इक्वल टू 4x प्लस 5 है। तो देखिए मुझे x की वैल्यू 3 दी हुई है, तो मैं यहां पे लिखूंगा कि हम चेक करने जा रहे हैं 4x इज इक्वल टू 3 कि अगर x की वैल्यू 3 हो तो y की वैल्यू क्या होगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपको फंक्शन के सिनेरियो में कोई एक वेरिएबल की वैल्यू बताई हो, दूसरे की पूछी गई हो, तो आपको जो वैल्यू बताई होती है वो आपने अपनी इक्वेशन में पुट कर देनी है। आपको आंसर के तौर पे ऑटोमेटिकली वो वैल्यू मिल जाएगी जो आपको रिक्वायर्ड होगी। तो हमें y की वैल्यू तो चाहिए ना, तो y वैसे लिखें, इक्वल टू का साइन वैसे लिखें, 4 वैसे लिखें, x की देखें आपको वैल्यू बताई हुई 3, तो x की जगह पर आप क्या पुट कर दें 3, और प्लस 5 वैसे का वैसे ही। तो आप यहां पर क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो देखें y वैसे का वैसे ही आएगा, 4 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहां पे लिखेंगे 12, और आगे प्लस वैसे का वैसे ही और 5 वैसे का वैसे ही। तो जो आपको वैल्यू गिवन होगी ना, बस आपने याद रखना है अपनी इक्वेशन में आपने वो पुट कर देनी है। आपको x की वैल्यू 3 गिवन है तो अपनी इक्वेशन में ढूंढे x कहां पर है, जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर आप 3 पुट कर दें। यहां पर एक जगह ही आ रहा था, मैंने वहीं पर पुट किया और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर रखा है क्योंकि उसके बाद 4 लिखा हुआ था जो उससे मल्टीप्लाई हो रहा था। अब आगे सॉल्व करें तो देखिए 12 प्लस 5 कितना होता है, वो होता है 17। तो देखिए आपको y की वैल्यू मिल गई, पहले पार्ट में ये रिक्वायर्ड थी। तो इससे ये पता चला कि अगर आप इनपुट करते हैं x की वैल्यू 3, एक वैल्यू आपने इनपुट करी, तो आपको आंसर में देखिए y की वैल्यू एक ही मिली 17, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये इक्वेशन क्या है, एक फंक्शन है। तो आप इसके आंसर को इस तरह भी लिख सकते हैं कि आपने x की वैल्यू क्या यूज करी 3, वो पहले लिखें ऑर्डर पेयर के तौर पे, और आपको आंसर के तौर पे कौन सी वैल्यू मिली y की, जो कि आपकी आउटपुट वैल्यूज होती हैं, वो क्या होती 17, उसको बाद में लिखें। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। आप वैसे भी इसकी वैल्यूज को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको x इज इक्वल टू -2 के लिए y की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो अगेन आप यही सेम इक्वेशन लिखेंगे क्योंकि हमें यही इक्वेशन यूज करनी है बार बार, जो कि y इज इक्वल टू 4x प्लस 5, और अब उन्होंने क्योंकि आपको x की वैल्यू क्या दी हुई है -2, तो आप क्या करेंगे, अब अपनी इक्वेशन में जहां जहां पर x आ रहा है वहां पे -2 पुट करते हैं, जिस तरह ऊपर आपको समझाया। तो y की वैल्यू तो निकालनी है, वो वैसे की वैसी रहेगी, 4 भी वैसे का वैसे ही, x की जगह पे आप पुट कर दें -2, मैंने राउंड ब्रैकेट्स में रखा है -2 को क्योंकि 4 उसके बाहर लिखा हुआ था, उससे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो आपने राउंड ब्रैकेट में इस तरह वैल्यू पुट कर देनी है इस तरह के सिनेरियो में। आगे प्लस का साइन और 5 वैसे का वैसे ही। अब देखिए 4 के पीछे कोई सिंबल नहीं है तो आप इसको पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे, और जब एक पॉजिटिव नंबर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर में नेगेटिव नंबर मिलता है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, आप माइनस लिखेंगे, 4 2 टाइम्स क्या होता है 8, तो आप यहाँ पर 8 लिखेंगे। आगे प्लस का सिंबल
और आगे 5 वैसे का वैसे। अब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का केस आ गया। एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में जो साइन बनता है वो करना पड़ता है। जैसे देखें यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी आपको माइनस करना है। तो आप क्या करेंगे आसानी के लिए, 8 में से पहले 5 माइनस करें, 8 माइनस 5 कितना होता है 3, और साइन लगाना पड़ता है आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में। किसका साइन लगाना पड़ता है, उस वैल्यू का जो बड़ी वैल्यू होती है उसके पीछे जो साइन होता है वो लगाना पड़ता है। तो 8 और 5 में से 8 बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे नेगेटिव है, तो आप यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगाएंगे, यानी -8 + 5 कितना आ गया -3। और यहां पर भी आप देखिए आपने एक वैल्यू इनपुट करी, एक वैल्यू पुट करी जो कि थी -2, और आपको आंसर में एक ही वैल्यू मिल रही है, एक ही आपको आंसर मिल रहा है इधर एक वैल्यू के ऊपर जो कि है -3। तो आप देखें -2 पर -3 मिला, इसको आप इस तरह ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं, पहले हमेशा x की वैल्यू, बाद में हमेशा y की वैल्यूज। तो यहां पर हमारे दोनों पार्ट फिनिश हुए। उम्मीद है आपको तमाम चीजें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।